नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ तोड़ती पत्थर का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम पिछले वीडियो से आगे की कविता का भावार्थ समझेंगे। हमेशा की भांति कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आप दे दीजिए। युवती कहाँ पत्थर तोड़ रही थी? आपने पिछले वीडियो को ध्यान से समझा है तो आपको पता होगा कि युवती जो है पत्थर तोड़ रही थी, वो कहाँ, वो स्थान क्या था, किस स्थान पर वो पत्थर तोड़ रही थी। दूसरा प्रश्न है, जब युवती पत्थर तोड़ रही थी उस समय कौन सा मौसम चल रहा था? आसपास का वातावरण कैसा था, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय कौन सा मौसम चल रहा था। अगला प्रश्न है, क्या आपने गर्मियों की दोपहर में चलने वाली गर्म लू को महसूस किया है? कभी आप निकले हैं गर्मियों की दोपहर में बाहर और महसूस किया है कि कितनी गर्म हवा लगती है हम लोगों को? यदि नहीं महसूस किया है तो कभी मौका मिले तो आप इस बात को समझिएगा कि कितनी तेज धूप होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम जले जा रहे हैं धूप में, धूप हमें जला रही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के रचयिता का नाम बताइए। रचयिता से आप समझते हैं प्रस्तुत कविता के जिन्होंने लिखा है उनका नाम हमें बताना है। आपको उम्मीद है कविता जो है बहुत अच्छी लगी होगी, आपने उसके भावार्थ को अच्छे से समझा होगा, तो इसलिए आपको उसके राइटर, उसके जो पोएट हैं, उसका भी नाम पता होना चाहिए। चलिए अगला भाग पढ़ते हैं। नमस्कार बच्चों, कल हम लोगों ने कविता का प्रथम भाग पढ़ा, आज कविता का दूसरा भाग पढ़ेंगे। आपको पता है कि इलाहाबाद के पथ पर गर्मियों की दोपहर में एक स्त्री पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है और कवि जो है सामने किसी बिल्डिंग में, यहाँ पे वो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है, वहाँ से वो उस स्त्री को देखता है और उसकी जो परिस्थितियाँ हैं उसको कविता के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। चलिए आगे अपनी कविता का दूसरा भाग शुरू करते हैं। कवि कहता है कि दोपहर का समय था, वो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी और वहाँ से जब वो, कभी कभी ऐसा होता काम करते करते व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सुस्ताने का प्रयास करता है, तो उस समय स्त्री ने पत्थर तोड़ने का कार्य थोड़ी देर के लिए रोक दिया और थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए वो सीधी हो गई, खड़ी हुई और उसने सामने जो अट्टालिकाएं थी, बिल्डिंग थी, उसकी तरफ देखा तो वहाँ उसे कवि दिखा। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्नतार, और जब उसने मुझे देखा, यानी कवि कह रहे थे कि उस स्त्री ने वहां से देखा कि खिड़की से कौन देख रहा है, तो उधर देखा उस भवन की ओर जहाँ कवि बैठा हुआ था, तो ऐसा लगा, कवि को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बहुत अच्छे से वाद्य यंत्र बज रहा हो और वहाँ पे अचानक से उसके तार टूट गए हैं। ऐसा महसूस हुआ कवि को, क्योंकि वो बहुत तल्लीनता से अपना कार्य कर रही थी और कवि जो था वो उसको देख रहा था, निहार रहा था और अपने मन में कविता की रचना कर रहा था। अचानक जब उसने कार्य करना रोक दिया तो कवि को ऐसा महसूस हुआ कि वो कार्य जो है रुक गया, बीच में बाधा आ गई, यानी कि उसकी जो कविता जो आगे बन रही थी वो अचानक से रुक गई। कवि को ऐसा लगा जब स्त्री ने आराम करने के लिए एक क्षण अपने कार्य को रोककर कवि की ओर देखा। कवि आगे बताते हैं कि उन्होंने, उस स्त्री ने ऐसे देखा, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से। उसने मुझे देखा और इग्नोर कर दिया, मतलब देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से। उन्होंने ये ऐसा लगा कवि को कि उस स्त्री ने आराम किया और उधर देखा और अनदेखा कर दिया, उस दृष्टि से उस स्त्री ने कवि की ओर देखा और कवि को ऐसा लगा कि उसकी दृष्टि ऐसी है, वो ऐसी है कि जो
जो बहुत परेशान है, बहुत बेचैन है, लेकिन उसके ऊपर बहुत उसकी मार भी हो, लेकिन रोई भी ना हो, मतलब रो भी ना सकी हो। ऐसी परिस्थिति उस कवि को महसूस हुई कि उसने देखा कि जो स्त्री बहुत कार्य अवश्य कर रही थी, उसकी कोई पिटाई नहीं हो रही थी, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत मारा गया, यानी परिस्थितियों ने उसे बहुत मारा, लेकिन वो रोई नहीं। वो दृढ़ होकर अपने कार्य को कर रही थी, परिस्थितियों से मुकाबला कर रही थी, वो मार खाकर भी रोई नहीं। स्थितियों की मार, वहाँ पे जो वातावरण था उसकी भी वो परेशानियां झेल रही थी, फिर भी वो दृढ़ होकर उस चीज को झेल रही थी। सजा सहज सितार, और आप समझ सकते हैं कि कवि की ये परिकल्पना है यहाँ पे कि सजा सहज सितार की परिस्थितियों ने कितना भी उसके जीवन को बिगाड़ने का प्रयास किया, कितना भी उसको एक टूटे हुए वाद्य यंत्र की तरह उसका जीवन बनाया, लेकिन उसने उनको भी जोड़कर उसमें भी एक ध्वनि पैदा की, एक सुर पैदा किया। सजा सहज सितार, उन्होंने एक सितार जो था, जो एक वाद्य यंत्र अगर उसका जीवन था, तो उसको उसने फिर से सजाने की कोशिश की। उसने अपने जीविकोपार्जन के लिए विषम परिस्थितियों में भी मेहनत करके अपने आप को जीवित रखने की कोशिश की। तो कवि ये कहते, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, मैंने वो आवाज़ सुनी उस स्त्री को जब उसने रेस्ट करके फिर से अपना कार्य करना शुरू किया, तो मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि उस सितार से वो आवाज़ आ रही थी, वो मधुर ध्वनि आ रही थी जो मैंने कभी नहीं सुनी। यहाँ पे इस पैराग्राफ में आप ये समझ सकते हैं कि कवि स्त्री को एक सितार के रूप में तुलना कर रहा है, और उसका जो जीवन है वो उसका वाद्य यंत्र, उसमें से ध्वनि निकलने वाली बात कर रहा है कि परिस्थितियों ने उसको तोड़ दिया था, लेकिन उसने फिर उसे बनाकर फिर उसमें आवाज़ पैदा की, फिर उसमें स्वर पैदा किया, ध्वनि पैदा की। तो ये कवि ने महसूस किया कि उस स्त्री के इस कार्य में, इस जो विषम परिस्थितियों में भी वो प्रयास कर रही थी, जो कार्य कर रही थी उसमें। तो आपने इस कविता में आपको एक अलग सा अर्थ समझ में आएगा कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, स्थितियाँ कैसी भी हों, यदि हमारे अंदर दृढ़ विश्वास है, यदि हमारे अंदर दृढ़ संकल्प है, तो हम हर विषम परिस्थितियों को भी मिटा सकते हैं और आसानी से अपने जीवन बिता सकते हैं। कवि कहता है, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। तो उस स्त्री द्वारा जब वो अपने कार्य में मगन थी, तल्लीन थी, वो रुककर जब इंतज़ार करने लगी, थोड़ा सा सहज थकान मिटाने के लिए वो थोड़ी देर रुकी, तो कवि ने उसकी व्याख्या करी सितार से और बताया कि कवि ने देखा स्त्री की ओर, स्त्री ने देखा कि कवि देख रहा है, तो वो थोड़ी देर जब आराम कर रही थी, तो ऐसा होता है कि मजदूर लोग सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कोई मुझ पर निगरानी कर रहा हो, तो वो फिर से अपने कार्य में लग जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा, फिर वो एक क्षण के बाद वो काफ़ी सुघर, वो अपने सुघर का मतलब जो कार्य में कुशल है, तो वो एक क्षण के बाद अपने कार्य में कुशल, यानी कि वो अच्छे से आसानी से अपने पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। एक क्षण वेट करने के बाद वो एकदम से काफ़ी कि ऐसा तो नहीं कोई हमें टोक दे, हम काम नहीं कर रहे, हम आराम कर रहे हैं, तो फिर से वो कार्य में जुट गई। लेकिन उस समय ढुलक माथे से गिरे सीकर, वो मेहनत कर रही थी। आप जानते हैं जब मेहनत की जाती है तो पसीने निकलते हैं, तो पसीने की बूंद उसके माथे से ढुलक कर नीचे गिर गई। तो आप इसको लिख सकते हैं, एक क्षण के बाद वो काफ़ी सुबह, एक क्षण विश्राम करने के बाद वो एकदम से चौंक गई और बहुत अपना पसीना पोंछा और लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, और फिर अपना कार्य को करने लग गई, पत्थर तोड़ने के कार्य को करने लग गई। कि जैसे जब उसने कार्य किया तो कवि को ऐसे लगा कि जैसे वो कह रही हो कि मैं तो पत्थर ही तोड़ रही थी, मैं विश्राम नहीं कर रही थी, मैं पत्थर तोड़ने का ही कार्य कर रही थी। तो कवि कितने सुंदर तरीके से एक स्त्री जो मजदूर है, जो एक उसकी जो स्किन है वो ब्लैक है, काली है, क्योंकि धूप की वजह से वो झुलस गई है, और वो एक 20 से 30 वर्ष की जो महिला है, उसकी जो
था है उसको कविता के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत किया है। आप इस कविता को पढ़कर इसका कहानी रूप लिखेंगे और इसमें जो प्रश्न हैं उनके बारे में आप लिखेंगे। बहुत फेमस कविता है जो यदि आप इंटरनेट से भी सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपको बहुत जल्दी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने पिछले वीडियो में भी कुछ प्रश्न किए थे, आगे हम इसमें करते हैं। उसके माथे से क्या ढुलक रहा था? बहुत आसान सा प्रश्न है। उसके माथे से पसीने की बूंदें ढुलक रही थी। जब युवती ने कवि को देखा तो उसने क्या किया? जब युवती ने कवि को देखा तो देखकर अनदेखा कर दिया और थोड़ी देर के बाद फिर से अपना कार्य करने लग गई। युवती अपने कार्य में कैसी थी? युवती अपने कार्य में निपुण थी, कुशल थी। वो अपना कार्य बहुत सहजता से कर रही थी। देखिए, यदि आपको पत्थर तोड़ना नहीं आता है तो यदि आप पत्थर तोड़ेंगे तो जरूर हथौड़े को अपने हाथ में या पैर पे मार लेंगे, आपका पैर चोट लग जाएगी। लेकिन वो युवती बार बार कार्य करने के कारण अपने कार्य में कुशल हो गई थी, इसीलिए वो अपने कार्य को आसानी से कर पा रही थी। यहाँ पे इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। श्याम तन भर बंधा यौवन, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार सामने, तरुण मालिका अट्टालिका प्रकार। पंक्तियों में कवि ने एक चीज और बताने की कोशिश की है कि जो पहले धनी लोग होते थे, अपने गरीब जितने भी व्यक्ति थे, गरीब लोगों से मजदूरी करवाते थे, उन गरीब वर्ग का अमीर वर्ग द्वारा शोषण किया जाता था। इन पंक्तियों में इस बात को भी आप महसूस करते हैं कि जो अमीर वर्ग था वो गरीब वर्ग का किस प्रकार शोषण किया करता था पहले जो बीता हुआ समय था उसमें। कवि इसमें कहता है श्याम तन, इसमें सांवला शरीर, भर बंधा यौवन यानी भरपूर यौवन युवती थी वो, और गुरु हथौड़ा हाथ, उसके हाथ में एक भारी सा हथौड़ा था जिससे वो बार बार प्रहार कर रही थी। और सामने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाएं थी, बहुत पैसे वाले लोग थे, उनके घर थे, महल थे, छायादार चीज, मतलब वहाँ पे हर सुविधाएं थी। लेकिन वो गरीब स्त्री थी इसलिए मेहनत का कार्य कर रही थी, और जो धनी वर्ग था वो आराम से अपने भवनों में विश्राम कर रहा था। दोपहर के समय पशु पक्षी भी आराम करते हैं, लेकिन वो अपने घर चलाने के लिए वो मेहनत का कार्य कर रही थी दोपहर के वक्त। तो इस चीज को आप महसूस करेंगे और इन पंक्तियों का आशय आप लिखेंगे। अगला है, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढोलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। जब कवि उसे देख रहा था तो एक क्षण तक उसने देखा कि कोई हमें देख रहा है, और वो ऐसा ना हो कि वो कह दे कि आप आराम कर रहे थे, कार्य नहीं कर रहे थे। वो फिर से अपने कार्य में तल्लीन हो जाती है और अपने माथे पर पसीने की बूंदें छलक आती हैं और वो ढलक कर नीचे गिर जाती हैं। लेकिन वो फिर से अपने कार्य में तल्लीन हो जाती है, जो कह रही हूँ कि मैं तो पत्थर ही तोड़ रही हूँ, मैं विश्राम नहीं कर रही, मैं पत्थर तोड़ रही हूँ और मेरा कार्य जो है वो मैं कर रही हूँ। अगला प्रश्न है, उचित विकल्प चुनकर टिक लगानी है। युवती दिखने में कैसी थी? गोरी, सांवली, काली। सांवली। श्याम। गुरु हथौड़ा हाथ, पंक्ति में गुरु से क्या तात्पर्य है? गुरु से तात्पर्य इसमें वजनी, वजन वाला। वह तेज ग्रीष्म ऋतु में क्या कर रही थी? वह पत्थर तोड़ रही थी, वह बोझ उठा रही थी, ठंडे जल से धरती की प्यास बुझा रही थी। वह तेज ग्रीष्म ऋतु में पत्थर तोड़ रही थी, पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि हमने आपको बताया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस प्रकार आपका दूसरा भाग समाप्त होता है। हम अपने तीसरे भाग में हिंदी व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू। एक्टिविटी में कविता में आए कठिन शब्दों की व्याख्या सहित अंतिम अनुच्छेद का अर्थ लिख लीजिए। अंतिम अनुच्छेद का अर्थ जो आपने समझा है वो अपने शब्दों में आप लिखेंगे। जो शब्द हैं उसमें उनकी व्याख्या भी करते जाएंगे।
होमवर्क में अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1, 2 तथा 3 को पूरा कर लीजिए। इस प्रकार आपका पाठ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लैंग्वेज के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।